मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासनगर में सहसपुर, कालसा और चक्राता विकास खंडों में नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन काफी गहमागहमी का माहौल रहा, जिसके चलते कुछ जगहों पर जांच के बाद खामियां के चलते कुछ नामांकन निरस्त हुए, तो कुछ जगह आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान प्रत्याशियों और निर्वाचन अधिकारी के बीच बहस भी देखने को मिली, जिसके चलते सहसपुर विकासखंड की झाझरा ग्राम पंचायत के प्रधान पद उम्मीदवार अर्जुन कुमार की जाति को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि बहस और सुनवाई के बाद उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर विकासनगर विकासखंड अंतर्गत टिमली क्षेत्र पंचायत सीट पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टी का नामांकन 2 जगह भरे होने से चलते एक जगह से निरस्त कर दिया गया। मेरे साथ है जनता जिस प्रकार मुझे 96 में प्यार देके जिता के लाई थी और बहुत बड़ी जीत से मैं उस समय जीता था, वही उससे भी बढ़कर इस बार जनता ने मुझे प्यार देने का वादा किया है और जनता मुझे जिताने के लिए ही खड़ी, सारी जनता झाझरे के मेरे पक्ष में खड़ी है। और जो ये मुद्दा इन्होंने उठाया है वो केवल 2 या 3 वो भी झाझरे के रहने वाले नहीं है, वो अन्य जगह के लोग हैं और जो हमेशा है धर्म पे, जाति पे और हर तरह के जो है क्षेत्रवाद पे लड़ाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह का यह मुद्दा उठाया है इन्होंने कि ये जो है किसी भी तरह जो है मुझे चुनाव से रोकने के लिए सारी प्रयास किए गए थे और बहुत ज्यादा दबाव था आरओ साहब के ऊपर कि किसी भी तरह जो है इन्हें चुनाव में लड़ने से रोकना है। निरस्त हुए हैं जिनमें एक दोनों ही क्षेत्र पंचायत के लिए थे, टिमली क्षेत्र पंचायत से। एक का तो प्रस्तावक ने वो कर दिया कि मैं इनका प्रस्तावक नहीं हूँ, ये गलत हस्ताक्षर है मेरे, और दूसरे में उनके 2 जगह से पर्चे थे तो उनका एक जगह हमें निरस्त कर दिया। ये कौन लोग हैं जिनके 2 जगह से पर्चे थे और जिनका प्रस्तावक? ये सुहेल पासा जी हैं जिनका प्रस्तावक ने ये कहा कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, और दूसरे जसविंदर सिंह जी हैं जिनके 2 जगह थे नॉमिनेशन, तो हमने एक जगह उनका निरस्त कर दिया। पौड़ी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की, ताकि पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जा सके। जहां बैठक में उन्होंने सभी सेक्टर और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की सूची शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे सभी कर्मियों को समय रहते किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मोटर मार्ग सहित सभी आवश्यक तैयारियों को 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाए। भी हमारे नोडल ऑफिसर्स थे, अलग अलग चीजों के साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और एसडीएम्स, बीडीओ सभी के साथ में आज बैठक आयोजित की गई। तो इसमें जो हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं ओवरऑल, उसके संबंध में चर्चा की गई, चाहे वो मतपत्रों का बांटना हो, चाहे मतगणना और मतदान की सामग्रियों का क्या स्थिति है, हमारी रोड्स एंड ऑल की जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दी है, उस पर क्या संबंधित विभागों ने कृत कार्रवाई करी है, और जो हमारे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं सभी बूथ्स पे, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाने हैं, और साथ में हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती है और जो हमारे चालानी कार्रवाइयां करनी होती हैं, शस्त्र जमा कराने होते हैं, हर चीज की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। देहरादून में कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब चुनाव कराने को मजबूर हुई है। बीजेपी सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने का काम किया है। पहले निकाय चुनाव में गड़बड़ी की, अब पंचायत चुनाव में भी वही दोहराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रानीखेत में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के पूरे परिवार का नाम पंचायत चुनाव की सूची में है। नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में भी बीजेपी नेताओं के 2-2 जगह नाम दर्ज हैं। अब वो कह रहा है मैंने जारी नहीं किया। चुनाव आयोग तो ये मैंने कहा तो आपको, चुनाव आयोग है ये मजाक है। ये चुनाव आयोग सुबह कोई चिट्ठी जारी करता है, शाम को कोई चिट्ठी जारी करता है। अरे भाई आप किससे चलोगे? आप पंचायत की जो कानून है उससे चलोगे? राज्य के पंचायत का चुनाव, जो पंचायत का चुनाव है उसकी जो नियमावली है, उसका जो कानून है उससे चलोगे आप। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर नगरीय क्षेत्र में अगर किसी का नाम है
और वो पंचायत में भी अपना नाम ला रहा है तो वो नहीं लड़ सकता। ये तो चुनाव आयोग खुद कह चुका पहले। अब वो बार बार कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है उसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं शाम तक ये क्या करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूं। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिक्का सेन में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है। सतीश नैनवाल तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहां पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे चुनाव के दौरान आंदोलन भी करेंगे। गदरपुर के घटोला जिला पंचायत सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार मुकेश राणा और बीजेपी समर्पित उम्मीदवार राकेश कुमार एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान मुकेश सिंह राणा ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, पर फिर भी वे बीजेपी का सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राकेश कुमार जो बीजेपी की समर्पित उम्मीदवार हैं, उन्हें जितना पैराशूट का नाम दे रही है, उन्हें जनता पैराशूट का नाम दे रही है। इसके लिए जो है हम लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए हैं और जनता का प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है। देखिए, मैंने निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सेवा करी है। मैं मेरे रुद्रपुर विधायक और गदरपुर विधायक दोनों ही आदरणीय शिव अरोड़ा जी, आदरणीय अरविंद पांडे जी, मेरे दोनों ही जो है आदर्श रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने गुटबाजी करके जो है तैयारी नहीं करी थी और ना ही मुझे ये पता है कि भाई क्या इस क्षेत्र के अंदर दोनों विधानसभाओं में गुटबाजी चल रही है। मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने निस्वार्थ सेवा करी। हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं खफा नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सर्वोपरि है और उन्हीं के कारण जो है मैं आज अपनी एक छवि बनाए बैठा हूँ। ग्राम सभा का चुनाव नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये ग्राम सभा का चुनाव नहीं है, यह चुनाव जो है जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव है। वो क्षेत्र जिसमें 7 ग्राम सभाएं आती हैं, उन 7 ग्राम सभाओं में गदरपुर विधानसभा की 5 ग्राम सभाएं आती हैं। एक नहीं, 5 ग्राम सभाएं जो है गदरपुर विधानसभा की हैं। मात्र 2 ग्राम सभाएं जो है रुद्रपुर विधानसभा की हैं और उसमें भी 3 कैंडिडेट खड़े हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक नहीं, उन 2 ग्राम सभाओं से 3 कैंडिडेट खड़े हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। नामांकन सत्यापन के बाद नाम वापसी, फिर चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में अपने समर्थक प्रत्याशियों के पक्ष में उतरेंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव में जीत को सुनिश्चित करेगी और बीजेपी विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारी साथ ही मुख्यमंत्री भी चुनावी जनसभाओं में स्वीकार करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए, उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल फूकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही सियासी दल ने अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी लगातार अपनी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। विधायक मनोज तिवारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कला फतेह करने का दावा किया।
उन्होंने कहा कांग्रेस न केवल पंचायती चुनाव को लेकर सक्रिय है बल्कि 2027 के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है और आक्रामक राजनीति तैयार की जा रही है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेके, भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेके, आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को लेके त्रस्त है और कहीं न कहीं उन्होंने मन बना लिया है कि इस प्रदेश को, इस देश को कांग्रेस की आवश्यकता है और कांग्रेस की ओर ये लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस सफलता प्राप्त करेगी और आने वाला जो 2027 का चुनाव, उसके लिए हम सकारात्मक रूप से भी और आक्रामक होकर अपनी रणनीति भी अपना रहे हैं, संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और उसके साथ निश्चित रूप से 2027 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पूर्व सैनिकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी दलों से जुड़े लोगों को जनता ने बारी बारी से देख लिया, लिहाजा इस बार जनता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व सैनिकों को पंचायत की बागडोर सौंपने जा रही है। जिला पंचायत सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं और साथ साथ क्षेत्र पंचायत भी है, प्रधान भी है और बीडीसी मेंबर वो भी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपने सभी पार्टियों को देख लिया है और बारी बारी से आपने इनको देखा है और देश देखने के बाद आपको यह अवलोकन करने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं हमें ऐसे पारदर्शी व्यक्तित्व को आगे लाना होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सुशासन दे सके। वन विभाग अपनी पुरानी गलतियों से शायद कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। इस बार वन विभाग की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी चूक को स्वीकार किया। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर थे। 6 जुलाई को सीएम ने रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सैर की थी। उस दौरान सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। इस मुख्यमंत्री सिंह धामी की सुरक्षा को बड़े खिलवाड़ मानते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल गाड़ी में मुख्यमंत्री धामी कॉर्बेट के अंदर घूम रहे थे। उसी गाड़ी में कॉर्बेट के निर्देशक साकेत बड़ोला भी मौजूद थे, लेकिन एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि गाड़ी को चुनने से पहले उसके बारे में जान लिया जाए। फिलहाल इस मामले में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सब कुछ जानने के बाद ही जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो इसका मालूम होने के बाद मेरी डायरेक्टर से बात हुई और इसको लेकर के ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी का फिटनेस विजिबल कराने की, इसको जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सोशल मीडिया पर डाली एक पोस्ट की राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। इस पोस्ट के जरिए हरीश रावत ने कुछ सवाल किए हैं और राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। बीते दिनों सीएम धामी ने अपने संबोधन में खटीमा स्थित अपने खेत में बैलों के साथ जौल चलाते और महिलाओं के साथ धान की रुपाई का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से बैलों की रस्सी को पकड़कर उन्हें चलाना है, जिसको लेकर हरीश रावत ने इसे ब्यूरोक्रेसी से जोड़कर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि मुख्यमंत्री ये पटेला लगवाने वाला आर्ट खेत में कैसे लगाया जाता है और कैसे बैलों की रस्सी कब और कहां कितनी खींची जाती है वो तो आपको ठीक ठाक याद रहा, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में निष्क्रिय निपयोजना और एक हिस्से की रस्सी कब कहां कितनी किस प्रकार खींचनी है, इस आर्ट का उपयोग यदि आप जानबूझकर नहीं कर रहे। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और हरीश रावत को घेरते हुए नजर आए। और बैलों को चलाना, पटेला चलाना, ये मेरा बचपन से रहा। तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कल यहाँ पर रुपाई होने वाली ऐसी, तो मैंने कहा अरे चलो कल सवेरे देखता हूँ, मैं भी आता हूँ। तो 6:30 बजे मैं तैयार हो गया
तो मैं गया वहां खेत में, तो उनके साथ थोड़ा करा तो अच्छा लगा भी, और मैंने बैल देखे, मैंने कहा लाओ आज पटेला भी चलाता हूं। हालांकि आज मेरी मां कह रही थी कि तू पटेले में क्यों चढ़ा तो अरे अब अपने को पहले की तरह क्यों सोच रहा है, जब छोटा था तब तो जो है आदमी फुर्तीला होता है। तो मैंने कहा कोई गलती कर रहा था मैं क्या? बोले हाँ गलती तो नहीं करी तूने अब क्या है, जैसे लोग सोचते हैं ना कि वो बैल चलाना भी आसान नहीं होता, खेत जोतना भी। इसमें क्या है, पटेले में एक तो जहां ऊंची जगह होती है वहां उसमें पटेले में बैठ जाओ तो वहां की मिट्टी जो है वो ले जाके गड्ढे में डाल देती है। अच्छा हुनर दिखाया उन्होंने, अच्छा हुनर दिखाया, मगर वो हुनर उनसे राज्य की जनता प्रशासन तंत्र को की डोरी को कसने के लिए करना चाहती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आए और उदंडता जो हो रही है, कई विभाग हैं जिनमें उदंडता हो रही है, जिनमें बहुत शीर्ष स्तर पर भी जो है उदंड प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं और लूटपाट भी हो ही रही है। तो ये सब को नियंत्रित करना मुख्यमंत्री का ही दायित्व है। तो आपके हाथों का हुनर देख करके मुझे लगा काश ये हुनर जो है इस ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करने में भी होता है, क्योंकि आज उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। नहीं, हरीश रावत जी अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए। मुझे तो कई बार संदेह होता है कि वो उनका सोशल मीडिया वो खुद चलाते क्या कोई चलाने वाला है, क्योंकि अनेकों बार मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के वक्तव्य वो देते हैं। एक समझदार नेतृत्व को ऐसी बातें कहनी चाहिए। आखिर किसी भी राज्य के अंदर ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा महत्व होता है, देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान होता है, और उन पर प्रश्न खड़ा करके अगर इस प्रकार की कांग्रेस की नीति अगर है तो ये अपने आप में चिंतनीय है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। हरीश रावत जी जब भी भ्रष्टाचार पर कोई बयान देते हैं तो बरबस ही उनका वो वीडियो याद आता है जब वो कहते थे कि मैं आंखें मूंद लूंगा और मंत्रियों को फ्री हैंड दे दूंगा, और यही वजह है कि वो बातें आज भी उनके जेहन में हैं। वरना उत्तराखंड में सब जानते हैं कि जब से पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आई है, भ्रष्टाचारियों पर जबरदस्त लगाम उन्होंने कसी है, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनने की तरफ निरंतर अग्रसर है। उत्तराखंड में बढ़ रहे महिला अपराधों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य की बाल आयोग और महिला आयोग पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को लेकर दोनों ही आयोग पिंक एंड चूज करते हैं। उन्होंने कहा जो महिला अपराधों में यदि कोई बीजेपी का पदाधिकारी या नेता शामिल होता है तो बाल आयोग और महिला आयोग की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। राज्य का बाल आयोग हो या महिला आयोग, वो महिलाओं के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में पिक एंड चूज करता है। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई अपराध ऐसा घटित हो रहा है जिसमें उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग इन्वॉल्व है, अपराधी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है या सरकार से संबंधित है या सरकार के दायित्वधारी है, तो बाल आयोग और महिला आयोग आंखों में पट्टी बांध देता है, मुंह में पट्टी बांध देता है और कानों में रुई डाल देता है। न उसको दिखाई पड़ता है, न उसको सुनाई पड़ता है और न वो कुछ बोलता है। आप शुरू से लेकर के अब तक जितने पिछले 4 वर्षों में 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये नई सरकार में 3 साल में और पिछले 5 साल में जितने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ हुए हैं, उसमें कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई है तो उसमें आप देखेंगे कि न महिला आयोग कोई बात कहता, न बाल आयोग कुछ कहता, न कोई कार्रवाई करता। उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा में देश के कोने कोने से करीब 4 करोड़ लोग शामिल होते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कांवड़ियों की सुरक्षा और कांवड़ के नियमित
नियमों का पालन करने के साथ साथ यात्रा की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई जा रही है। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा में नशा मुक्ति का भी संदेश दिया जा रहा है। साथ ही कांवड़ियों से कांवड़ के नियमों का पालन करने की अपील भी की जाएगी। नहीं, हमारी वेरिफिकेशन ड्राइव तो चल ही रही है और हम चाहते हैं कि सभी यात्राओं की तरह कांवड़ यात्रा भी पूरी तरह से स्वच्छ हो, शुद्ध हो, हर प्रकार से प्रमाणिक हो। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। देश के 13 राज्यों से टनकपुर पहुंचे कैलाश मानसरोवर यात्रियों के दूसरे ग्रुप को सीएम कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारियों द्वारा केदार सिंह ब्रिजवाल और विधायक प्रतिनिधि दीपक राजवार ने हरी झंडी दिखाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना किया, जहां 48 यात्रियों का ये दल लोहाघाट होते हुए धारचूला पहुंचेगा, जिसके बाद गुजी होते हुए ये दल कैलाश मानसरोवर जाएगा। विभिन्न राज्यों में सम्मिलित होते हुए कैलाश मानसरोवर इस दौरान 48 शिव पर ऐतिहासिक यात्री बहुत आभार, धन्यवाद उत्तराखंड के हमारे जितने भाई बहन हैं उनका आभार और धन्यवाद कि आपने यात्रा के लिए इतने बढ़िया इंतजाम किया और आप सब सुरक्षित रहें और हम सबका हिमालय सुरक्षित रहे और ये वातावरण सुरक्षित रहे, ये देश सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ। और मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि और उनके स्टाफ के लोग सब उपस्थित हैं हमें मिलने के लिए, तो मैं उनको भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने उतना समय निकाला और यात्रा में सबको ब्लेसिंग्स दिया। अनुभूति हो रही है, हमको तो ऐसा लग रहा है साक्षात शिव जी हमारे पास आए और हमको बुला रहे हैं और यहाँ जो आपके देवभूमि में जो हमका स्वागत किया रहा उसके हम आपके खूब खूब आभारी है कि इतना अच्छा स्वागत करके हम लोगों को और उत्साहित कर रहे हैं। क्या नाम है? गुजरात। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे चंपावत जिला के टनकपुर से यात्रा शुरुआत की। इसमें पहले दल में माननीय मुख्यमंत्री स्वतः यहाँ पर पधारे थे, उन्होंने काफी स्वागत किया हमारे पूरे जितने यात्री आए थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देशों के परिपालन में माननीय मुख्यमंत्री कैंप के द्वारा तो जो द्वितीय दल थी उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इसमें 13 राज्यों के यात्रीगण आए हुए हैं, 48 यात्री हमारे। तो हमारी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री ओर से सभी यात्रियों को हमारी शुभकामनाएं। सावन 11 जुलाई से शुरुआत हो रही है। भोले बाबा के भक्तों को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंजेगा, साथ ही महादेव की मनमोहक श्रृंगार लोगों को भक्ति से आत्मप्रेरित करेगा। प्रत्येक सोमवार को अभिषेक करने के लिए भक्त मंदिर में महंतों से संपर्क करने में लगे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा के रूप में माने जाने वाले ताऊ देवीलाल के लिए जल लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। मैं परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ और आज से नहीं, मैं जन्म से ही, जब से मैंने कुछ जीवन में सीखने को मिला है, मैं जब से ही और आज तक परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी को अपना भगवान मानता हूँ। और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊँ और काफी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवीलाल जी कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा पेंशन थी वो भी परम पूजनीय ताऊ देवीलाल जी ने बांधी थी।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।